हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप अप पर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर आखिरी। दोस्तों चैप्टर नंबर 8 होगा। अपना जो सिलेबस है 2021-22 का जो ड्राइंग का सिलेबस है, इस सिलेबस का आखिरी जो लेक्चर है, आखिरी जो अध्याय है, उस आखिरी अध्याय का पहला लेक्चर आज अपन पढ़ेंगे। दोस्तों अध्याय नंबर 8, अध्याय का नाम है भारत की जीवित कला परंपराएं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इस अध्याय के परिचय पर। दोस्तों अब तक अपन ने जो पढ़ा वो अपन ने पढ़ा एक किसी खास समय, किसी खास शासक के अधीन जो चित्रकला पनपी उसके बारे में अपन ने पढ़ा। किसी शासक के अधीन पनपी या किसी शासक के संरक्षण में पनपी या किसी खास समय पीरियड में जो चित्रकला पनपी उसके बारे में अपन ने पढ़ा। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे जिनका जो इतिहास में कहीं पर उनको पहचान नहीं मिली, उस कला को कभी भी किसी का संरक्षण नहीं मिला, किसी राजा के अधीन वो कला या राजा के संरक्षण में वो कला नहीं पनपी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने जो देश में बहुत सारी कलाएं ऐसी है, बहुत सारी ऐसे शिल्प कलाएं हैं जिसको किसी का संरक्षण नहीं मिला, जिसको कहीं पर पहचान ना मिली। वो शहरों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगलों में, गुफाओं में इस प्रकार की कुछ पेंटिंग की गई जिसको किसी खास शासक का संरक्षण प्रदान नहीं हुआ। दोस्तों इसी पेंटिंग के बारे में या इसी कला के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, जो शहरों से दूर देहाती इलाकों यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगलों में, गुफाओं में जो चित्रकला पनपी, विकसित हुई, लेकिन उसे किसी खास पहचान उसको ना मिली। दोस्तों उसी चित्रकला के बारे में या उसी कलाकारी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक अध्याय का प्रारंभिक परिचय, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको समझाया, इस अध्याय में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम कला के उन स्वरूपों की पहचान करेंगे जो शहरों से दूर गांवों में या जंगलों में पनपी, जिन्हें कोई विशेष संरक्षण या विशेष पहचान नहीं मिली। इस अध्याय में अपन उन्हीं सब कलाओं की चर्चा करेंगे। अच्छा, आगे वाला अपना पॉइंट आता है कला का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। कला के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि कला का विकास किस तरीके से आगे बढ़ा पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब वंशानुगत, यानी कि जैसे मान लीजिए एक कोई कलाकार है, कोई पेंटिंग है या कोई शिल्प कलाकार है, तो वो अपनी कला को, अपनी कला का जो गुण है या जो अपनी कला है उसको अपनी आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित कर दे। यानी कि ये दोस्तों ऐसे कलाकार थे जो किसी खास इंस्टीट्यूट या किसी खास विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन नहीं किया, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनका विकास हुआ। इनकी जो कला है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। दोस्तों ऐसी ही कला के अपन इस विषय में, इस अध्याय में अपन चर्चा करेंगे। भारत में ऐसी कला का भंडार हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। विद्वानों ने इस प्रकार की कला को लोक कला, इसके अलावा जनजातीय कला, इसके अलावा सांस्कृतिक कला, इस तरीके के नाम दिए। यानी कि भारत में ऐसी कलाएं बहुत सारी हैं जो किसी खास यूनिवर्सिटी में या किसी खास इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कलाकार है, हस्तशिल्प है, तो वो अपनी कला को अपने पुत्र के पास में हस्तांतरित करेगा, अपने पुत्र को सिखाएगा। यानी कि एक पीढ़ी से वो कला दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रही है। ऐसी कला के भंडार भारत में हमेशा खूब रहे हैं। आगे चलते हैं, अब इस कला के विकास के बारे में पढ़ते हैं। अब ये विकास जो है अपन स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल से, यानी कि बहुत प्राचीन समय से किस तरीके से कला का विकास हुआ, और फिर आखिरी चरण तक आते आते अपन पढ़ेंगे देश में आज़ादी के बाद तक ये कला किस तरीके से विकसित हुई। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पुराने समय पर, यानी कि जिसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अति प्राचीन काल अपन कह सकते हैं। अति प्राचीन काल में अगर अपने को कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं तो वो दोस्तों आज भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे अपन आकलन लगा सकते हैं कि अपने देश में जो कला का विकास है
वो कई हजारों साल पहले विकसित हो चुका था। जैसे कि बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं खुदाई करने पर, इसके अलावा कांसे के बर्तन मिलते हैं, इसके अलावा कई प्रकार की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, ये सब पाई जाती है खनन करने पर, उत्खनन करने पर इस प्रकार की चीज़ें पाई गई है। इसलिए अपन इनके बेस पर कह सकते हैं कि भारत में जो कला का विकास है वो प्राग ऐतिहासिक काल से हो गया था, अति प्राचीन काल में ही हो चुका था। फिर चलते हैं दूसरे काल में, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा काल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता के काल में, यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता का समय था, लगभग 2500 ईस्वी पूर्व का जो समय था, उस समय पर कला का विकास कैसे हुआ और कौन कौन सी चीज़ें हमें उदाहरण के रूप में मिलती है। इस समुदाय, कौन से समुदाय? सिंधु घाटी सभ्यता समुदाय के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में दक्ष थे। इसके अलावा आभूषण बनाने में वो माहिर थे, कलाकार थे। इसके अलावा ये लोग अपने घरों की दीवारों और घरों के फर्श को बहुत अच्छी तरीके से सजाते थे, यानी कि कई प्रकार के वो पेंटिंग्स अपने घरों की दीवारों पर और फर्श पर बनाया करते थे, जिन्हें मांडने अपन अपनी भाषा में कहते हैं। तो इस प्रकार की कला भारत में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए कई प्रकार की कलाकृतियां बनाते थे और उन कलाकृतियों को बाजार में ले जाकर सेल भी करते थे, बेचते भी थे। कौन से काल में दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला जो समय आता है वो आता है आपका 19वीं व 20वीं सदी के समय किस तरीके से कला का विकास हुआ। 19वीं सदी और 20वीं सदी में भारत व पश्चिमी देशों में, यानी कि भारत और भारत के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो अमेरिकन कंट्रीज है, यानी कि पश्चिमी देशों में और भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई प्रकार की चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई, मानव के द्वारा हाथों से बनाई गई और कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि 19वीं 20वीं शताब्दी में कला का विकास भारत में प्रथम स्तर पर था, उच्च स्तर पर था। और ये जो कला थी किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई जाती थी, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। आगे चलते हैं। आज़ादी के बाद, भारत में आज़ादी के बाद इस कला का विकास। आज़ादी के बाद शिल्प कला को पुनर्जीवित करने के लिए हर एक राज्य ने अपनी कला के विशेष जो कला है उस कला का प्रदर्शन किया। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में राज्यों का निर्माण हुआ और राज्यों का निर्माण होते ही प्रत्येक राज्य सरकार ने क्या किया दोस्तों? अपनी बेजोड़ जो कला है, अपनी जो संस्कृति है, उस कला का प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में ऐसी चीज़ों का उत्पादन उन्होंने प्रारंभ किया जो विक्रय होने लगी, मतलब दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में वो बिकने लगी। तो ऐसी चीज़ों का उन्होंने उत्पादन शुरू किया और ऐसी चीज़ों के उत्पादन से क्या हुआ? जो हस्तकला है और जो पेंटिंग है उसको पुनर्जीवन मिला, यानी कि उसका दोबारा से विकास प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है इसके प्रारंभिक जो शुरुआती चरण है इसके बारे में अपन ने देखा कि जो चैप्टर है इसका परिचय क्या है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या, ये सब अपन ने देखा कि इस चैप्टर में अपन ऐसे पेंटिंग्स, ऐसे कलाकारों के बारे में या ऐसी कला के बारे में पढ़ेंगे जिसका कहीं पर इतिहास नहीं है, जिसके बारे में कोई विशेष, जिनको कोई विशेष संरक्षण नहीं मिला, जो किसी मुख्य शहर में नहीं, किसी राजा के पास में नहीं, बल्कि सुदूर जंगलों में, ग्रामीण एरिया में, गुफाओं में विकसित हुई। इस चैप्टर में इन्हीं सब कला के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर आगे अपन ने देखा कि भारत में जो कला का विकास है वो किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अलावा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होता है, यानी कि अपने पिता की कला को पिता अपने पुत्र में हस्तांतरित कर देता है और वो पुत्र फिर अपने पुत्र के जो है उस कला का हस्तांतरित कर देता है। इस तरीके से इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विकास होता जाता है और इसको अपन ने कुल 4 चरणों में, 4 अलग अलग समय जो काल है उनमें बांटकर अपन ने पढ़ा कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कौन से उदाहरण मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से उदाहरण मिलते हैं, 19वीं और 20वीं सदी में किस प्रकार इस कला का विकास हुआ और आज़ादी के बाद किस प्रकार से इस कला का विकास हुआ। दोस्तों वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा लेकिन ये ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा इससे मैच नहीं होगा, क्योंकि आगे जो अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे एक तो अपन चित्रकला के बारे में और एक पढ़ेंगे अपन मूर्ति कला के बारे में, यानी दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अपनी शुरुआती इस अध्याय का जो शुरुआती जो पक्ष था वो अपन ने क्लियर कर लिया है।
अब आगे वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसी अध्याय में प्रमुख जो चित्रकलाएं जिनका इतिहास कहीं पर किसी राजा के पास उन्हें संरक्षण नहीं मिला, उन सब चित्रकलाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। और ऐसे ही अपन उन मूर्ति कलाओं के बारे में भी पढ़ेंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस कला का हस्तांतरित होता था और पीढ़ी दर पीढ़ी उस मूर्ति कला का बनाने की जो कला थी वो विकसित होती जा रही थी। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।